सूत्र लिखा हो तो नीचे लिख दो। अव्ययीभाव का सूत्र है अव्ययम, सिर्फ संस्कृत वाले लिखेंगे हो, बाकी देखते रहना। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध यथा भावात्यया असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति शाकल्यांत वचनेषु। चलिए, ये जो संस्कृत मीडियम के विद्यार्थी है ना, वो इसका सूत्र लिखते हैं एक बार। अब और पदच्छेद कर रहा हूं, कॉमा लगाते रहिएगा आगे, ठीक है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति शाकल्यांत वचनेषु। चलिए, ये अव्ययभाव का सूत्र होता है कि कौन कौन से अर्थों में अव्ययभाव होता है। जो भी आप अव्यय काम में ले रहे हो वो कौन कौन से अर्थों में। अब मैं कॉमा लगा रहा हूं और इस सूत्र के आगे जिन्होंने लिखा है, और लिखना उन्हीं को ही है जिनके मीडियम संस्कृत है, जिनका विषय संस्कृत रहा है पूर्व में, तो वो कॉमा के साथ इसको देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अव्ययम के आगे कॉमा लगाइए, विभक्ति के आगे लगाइए समीप, कॉमा लगाएंगे समीप के आगे, समृद्धि कॉमा लगाएंगे। अब ये जो वृद्ध्यर्था भाव है ना, यहाँ पे या तो साथ में बोल जाइए वृद्ध्यर्था भाव। देखिए भाव जो है ना, इसके बीच में कॉमा लगाएंगे। और ये वृद्ध्यर्था भाव जहाँ लिखा है इसको अलग देखो, बताओ संधि कौन सी है? य बराबर यण, तो यण है तो आप ऊपर ब्रैकेट में कर दो वृद्धि प्लस अर्थाभाव, या तो इसको वृद्धि प्लस अर्थाभाव बोले या वृद्ध्यर्थाभाव। देखिए एक बार वापस, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव, या तो शामिल बोल दो, नहीं तो वृद्ध्यर्थाभाव। देखिए अ निकल गया, अत्यय य के बीच आगे लगाएंगे अत्यय असंप्रति, अ निकल गया दीर्घ संधि के कारण, असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव। अब यहाँ पश्चात य के बीच पीछे कॉमा लगाओ, पश्चात फिर यथा में बीच में कॉमा लगाएं, पश्चात यथा अनुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य के आगे संपत्ति शाकल्य बीच में शाकल्य अंत वचनेषु। मिलाइएगा एक बार, ये पांचों विद्यार्थी देखो पदच्छेद करके बोल दिया, इसको वापस मिलाइएगा इसको। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, या तो साथ में बोल दो वृद्धि अर्थाभाव, और अलग अलग करके बोलना चाहते हो तो वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति शाकल्य अंत वचनेषु। इसका पूरा सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति शाकल्य अंत वचनेषु। अर्थ लिख दीजिएगा इसका एक बार, आपको आवश्यकता नहीं है, जिनके संस्कृत सब्जेक्ट है प्रॉपर, जिनके हैं वही लिखना है, उन्हीं को समझ में आएगी भाषा मेरी। लिखो, बोल रहा हूं वो, अर्थ लिख दो, भले अर्थ लिख दो, लिखना हो तो। विभक्ति सामने लिखा हुआ है, ये विभक्ति समीप समृद्धि, विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि, विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि 16 अर्थों में विद्यमान अव्यय, विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि 16 अर्थों में विद्यमान अव्यय का सुबंत के साथ, विद्यमान अव्यय का सुबंत के साथ अव्यय भाव समास होता है, सुबंत के साथ अव्यय भाव समास होता है। अर्थ हो गया, देखिए क्या अर्थ हो गया इसका, जितने भी आप अव्यय लिखोगे यहाँ पर उन अव्ययों के ये अर्थ होंगे, विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि, ये 16 है। 16 अर्थों में विद्यमान जो अव्यय उसका सुबंत के साथ, यानी कोई भी शब्द उसके साथ कौन सा समास होगा? अव्यय भाव। और अव्यय भाव समास का लिंग क्या होगा? नपुंसकलिंग एकवचन। अब आ जाइए आगे, तो ये आपने कहा सूत्र, तो सूत्र को पदच्छेद के साथ आपने लिख दिया। चले अब आ जाते हैं, एक आपके सामने शब्द लिख रहा हूं निरव्यय का। निरव्यय, निर का अर्थ होता है अभाव, ठीक है। अब यदि कह दिया निर्धन, पहले तो समास बताओ, निर्धन में कौन सा समास होता है? समास बताओ इसमें, निर्धन जो सामने लिखा हुआ है उसका समास बताइए, ये कौन सा समास है भैया?
अविभाव है ये। क्यों है अविभाव, कारण बताओ। तुम्हारी तो सांसें टूट गई लग रहा है। आपका ये समास बहुरी है या अविभाव है? हैं? क्यों है बहुरी है? क्योंकि ये बोध किसका करा रहा है? पुल्लिंग का। तो जिसके पास धन नहीं ऐसा पुरुष वो निर्धन होता है। अभी आपको लिखाया कि अविभाव समास हमेशा कौन से लिंग में होता है, और बार बार बोल रहा हूँ शुरुआत से कि समास का निर्धारण किससे होता है? लिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निर्धन जो शब्द है वो तो पुल्लिंग में है, जबकि अविभाव समास कौन से लिंग में होता है? नपुंसकलिंग। तो ये कहेगा ये तो सीधा बहुरी में चला गया आपके। समझ में आ रही है? यदि आपको अविभाव करना है तो क्या करना पड़ेगा? निर्धनम। और अर्थ क्या होता है? हिंदी करो, निर्धनम किसको कहते हैं? हिंदी में लाओ। धनों का अभाव कि धन का अभाव? तो बताओ, धन शब्द एक वचन का है बहुवचन का? धनस्य अभाव, धन का अभाव बराबर क्या होता है? निर्धन। समझ में आ गई? तो धन शब्द आपके एक वचन में आता है, धनस्य अभाव। जिसके पास धन का अभाव होता है वो शब्द क्या, वो क्या कहलाता है? निर्धन। अब लाइए, यदि कह दिया निर्बला, निर्बला, निर्बला समास बताओ। भैया शब्द लिखते ही पता पड़ रहा है कि कौन सा समास है, क्योंकि निर्बला कहते ही बोध किसका हो रहा है? यहाँ पर बल का नहीं हो रहा है, स्त्री का हो रहा है। तो निर्बला कौन से लिंग में चला गया? स्त्रीलिंग में। तो यहाँ न निर न बल, बल्कि कौन सा समास हो गया? ये बहुव्रीहि सीधा। यदि अविभाव कहना है तो क्या करना पड़ेगा? निर्बलम। निर्बलम। बताओ अब विग्रह करना है मेरे को, क्या विग्रह करूं? बल का अभाव कि बलों का अभाव? तो बल हमेशा कौन से वचन में होता है? एक वचन में। तो क्या होता है? बलस्य अभाव, बल का अभाव। यदि कह दिया ये स्थान निर्जन, समास बताओ निर्जन, ये बहुव्रीहि। क्यों बहुव्रीहि है? क्योंकि निर्जन जो शब्द है वो पुल्लिंग का चल रहा है। अब कह दिया निर्जनम, ये स्थान निर्जनम, स्थानम निर्जनम, क्या अर्थ होता है? लोग का अभाव या लोगों का अभाव? तो बहुवचन में हो गया ऑटोमेटिक। तो लोगों का छठी विभक्ति लगेगी, लेकिन वचन कौन सा लगेगा? बहुवचन। तो लोगों का में कौन सा अर्थ हो गया? जनानाम अभावः, रामस्य रामयोः रामाणाम। अरे जनानाम क्यों लगा दिया? क्योंकि लोग का अभाव नहीं होता है, लोगों का अभाव। समझ में आ रही है? अब कुछ नहीं आ रहा समझ में, मेरे को पहले से पढ़ा तो मैं रहा हूं ना, इसलिए पहले से पता है मेरे को। ठीक है, टीचर को सब पता रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं। चलिए, अभी इतनी लंबी क्लासें चलती कहाँ से आएगा? लास्ट में संस्कृत चलने लगा दी। और ठीक है, चलो ये टेक्निकली विषय है, एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ा जाता है। अभी लंबी क्लास होती है तो 1 घंटे मेरे को ब्रेक का मिलता है कई बार। तो 1 घंटा जब मेरे को ब्रेक का मिलता है तो मैं ज्यादातर प्रयास ये करता हूँ कि बाहर, यहाँ जोधपुर में एक स्थान है नेहरू पार्क, कौन सा है? देखा हुआ है? चलिए, बड़ा ही रोमांटिक जगह है। क्यों क्यों है? क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो होते हैं नेहरू पार्क में वो लड़के और लड़कियां दिखते हैं आपको। तो एक बार उत्कर्ष की क्लास ही थी, मेरे को याद है अभी भी, यही पढ़ा रहा था, तो बीच में गैप था तो मैं वहां चला गया, क्योंकि 1 घंटा बचा हुआ था। कहाँ यहाँ सो के क्या करते, वहीं जाते हैं। तो वहां गए साहब, वहां पर एक किताब पढ़ी थी मेरे पास, तो मैं उसको पढ़ रहा था। सामने एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे, ठीक है। तो जैसे ही मैं वहां पे बैठा और किताब पढ़ रहा था, तो एकदम से दोनों संस्कृत की, उनको तो ये पता ही नहीं कि मेरे भी संस्कृत है। तो एक लड़के ने उस लड़की को बोला कि मक्षिकाणाम आगतः निर्मक्षिकम कृतम इदम स्थानम। क्या हो गया? अरे मक्खी आ गई है। क्या आ गई? मक्खी। कृपया करके इस मक्खी को उड़ाओ। मक्खी में, क्योंकि उनके सामने था, उसको पता थोड़ी था कि मेरे संस्कृत है। समझ में आ रही? उसको पता नहीं था कि मेरे संस्कृत है। वो तो संस्कृत दरबार संस्कृत के विद्यार्थी थे, वो दोनों आपस में संस्कृत में बोल रहे थे। मेरे को भी बहुत फ्लुएंट गति से आती है। तो क्या बोला? निर्मक्षिकम कृतम कृतम इदम स्थानम भवान। अरे तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? इस मक्खी को उड़ाओ। मेरा संस्कृत है विषय, पढ़ा ही रहा हूँ। मैंने उनको बोला रहा हूँ दोनों, 1 मिनट। हाँ, मैंने क्या बोला तुमने? कि कुछ नहीं कहा। मैंने बोला ना निर्मक्षिकम कृतम इदम स्थानम। क्या हाँ तो? मैंने कहा तो कोई बात नहीं, तेरे को मक्खी दिख रहा हूँ रे मैं। तो एकदम से चमका कि अरे इनको कैसे पता पड़ा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बोल तो दिया। निर्मक्षिकम समास बता पहले, तू बोल तो रहा है तू, ठीक है। निर्मक्षिकम बताओ समास कौन सा है? निर प्लस नपुंसकलिंग बराबर कौन सा होगा? अव्ययभाव। निर्मक्षिकम, मक्खी का अभाव कि मक्खियों का अभाव? अभी आ गया मक्खियों, अभी फिर मक्खियों। ये मक्खी को कहते हैं मक्षिका। क्या बोलते हैं? मक्षिका। लगाओ मक्खियों का, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, उत्तर देना। षष्ठी बहुवचन लगानी पड़ेगी, रामस्य रामयो रामाणाम। अब कह रहा हूं बताना, मक्षिका, मक्षिकयो हो, मक्षिकस्य या मक्षिका नाम। तो क्या हो गया? मक्षिका नाम अभावः। जहां मक्खियों का अभाव होता है उसको क्या बोला जाता है? निर्मक्षिकम। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं, निर्विघ्नं, निर्विघ्नं। चलो निर्विघ्नं आता है क्या? अभी तो बहुत चल रहा है ये। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं, पहले तो समास बताओ। ये निरव्यय प्लस नपुंसकलिंग, कौन सा समास हो गया? अव्ययभाव। तो अर्थ क्या होगा? विघ्न का अभाव कि विघ्नों का अभाव? चले, किसी के जीवन में एक विघ्न है तो एक वचन लिख दो, कौन मना कर रहा है? विघ्नस्य कर दो। किसी के जीवन में बहुत सारे विघ्न है तो बहुवचन में लिख दो, रामस्य रामयो हो रामाणाम। तो क्या हो जाएगा? विघ्ना नाम अभावः बराबर निर्विघ्नम।
समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव। बस ध्यान रखिएगा, अव्ययीभाव समास बराबर पूर्व पद अव्यय और नपुंसकलिंग। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगला जो आपका रहेगा अव्यय, वो है आपका प्रति अव्यय। कौन सा? पहली बात तो ध्यान रखेंगे, शब्द लिखते ही उत्तर आना चाहिए। मैंने कह दिया प्रत्येकम, प्रति अव्यय, प्रति अव्यय। संधि बताओ प्रत्येकम, या अलग कर दो प्रत्येकम। क्लास है ना, एक बार 9 को केतु में मेरे को याद है कि पढ़ा रहा था, और दूसरे दिन 15 अगस्त था, 15 अगस्त था दूसरे दिन, और ये पढ़ा रहा था, तो मजाक मजाक में पढ़ाते थे, तो समझाने के लिए पढ़ाते हैं। तो वहां पर 15 अगस्त के दिन एक आदमी वहां का भामाशाह लड्डू लेके आया, और वो लड्डू एक बच्चे को दे दिया, और बोला कि वहां साहब ने दे दीजिए। तो वो अंदर आया और बोला कि सर ये लड्डू लेके आया हूँ। कि ठीक है, किसने दिए? कि वो उस आदमी ने दिए 15 अगस्त का, कि बाहर देना सबको। तो मैंने उसको बोला कि बाहर दे, चल ठीक है, लेकिन फंक्शन होने दे और तू बांट देना। क्या बोल दिया? बांट दे। और विद्यार्थी बड़े निकम्मे, दो भाई थे, दोनों उस जो 58 लड्डू के डब्बों को उठा के घर ले गए। मैंने बोला बांट देना, और वो कहाँ ले गए? घर। इधर वो सारा काम हो गया, और मैंने कहा कि इधर लड्डू दे दे। कौन से लड्डू? मेरे को कह रहा है। मैंने कहा कि लड्डू कौन से? वो देके गए वो, कि वो तो बांट दिए। मैंने कहा कहाँ बांटे? क्या आपने कहा ना बांट देना, बांट दिए। मैंने पूछा कहाँ बांटे? कि घर पे बांटे। अरे तूने लड्डू, इतने लड्डू घर पे बांट दिए? क्या आपने ये थोड़ी कहा कि प्रत्येकम? आपने तो कहा बांट दो, मैंने तो बांट दिया। देखो विद्यार्थी कितने, और सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमारे विद्यार्थी बहुत ही प्रवीण थे। प्रत्येकम, प्रत्येकम तो बोला ही नहीं सर आपने। अच्छा ठीक है, प्रत्येकम नहीं बोला, चलो पहले तो समास प्रत्येकम का मीनिंग बता रहा हूँ आपको। समास बताओ, प्रति प्लस नपुंसकलिंग बराबर अव्यय। अब बताओ प्रत्येकम किसको कहते हैं? प्रत्येक किसको बोलते हैं? एक एक को बांटो बराबर प्रत्येकम। प्रत्येकम का विग्रह वीप सार्थ में आता है बार बार, एकम एकम प्रति बराबर प्रत्येकम। एक एक को दे दो तो क्या होता है? प्रत्येकम। मैंने कह दिया फीस फीस भरी तुमने? क्या हाँ भरी। तो छुट्टी ले लोगे? नहीं सर छुट्टी नहीं लेंगे। पूछा क्यों नहीं लोगे? अरे कैसे ले, हम तो प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिनम, पहले तो समास बताओ। प्रति अव्यय नपुंसकलिंग बराबर कौन सा समास? अव्ययी भाव। प्रतिदिन किसको कहते हैं? एकम तो गया, अब प्रतिदिन आ गया, बोलो। दिनम दिनम प्रति बराबर प्रति। देखो ये शाब्दिक अर्थ यही होते हैं। आप तो कहते हो हर एक दिन, तो वो कहेगा हर एक दिन का संस्कृत करके बताओ। तो हर एक दिन का संस्कृत क्या होता है? दिनम दिनम प्रति। दिन दिन बराबर प्रतिदिन। ज्यादा बकवास मत करो, बहुत प्रत्युत्तर देते हो। प्रत्युत्तरम, प्रत्युत्तरम संधि कौन सी हो गई? यार उपसर्ग कौन सा हो गया? अब देखो ऑटोमेटिक रूप से समास में आ गई, सर चीज आ रही है। देखिए आप, ये उपसर्ग कौन सा? उपसर्ग तो ही नहीं है, अव्यय है ये, प्रति अव्यय, यण संधि, और दो शब्द जोड़ दिए, लिंग नपुंसकलिंग, और अव्यय के साथ जुड़ा, इसलिए समास कौन सा हो गया? अव्यय भाव नपुंसकलिंग। क्या अर्थ होता है? उत्तरम, उत्तरम प्रति बराबर प्रत्युत्तरम। ठीक है, यदि कह दिया मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि प्रतिगृहम, 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 अपने को ध्यान रखिएगा कि अव्यय भाव, अव्यय प्लस नपुंसकलिंग, कोई भी क्रिया नहीं आ रही है। देखिएगा दो शब्द जुड़े नहीं ना, समास हुआ नहीं। यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, ये अव्यय है, अव्यय को शब्द से जोड़ रहे हो, इसलिए कौन सा समास हो गया? अव्यय भाव नपुंसकलिंग। बताओ प्रतिगृहम का मीनिंग क्या होता है? गृहम, गृहम प्रति बराबर प्रतिगृहम। समझ में आ गई? तो ये अभी पहला का अपने आप विकल्प से उत्तर निकलेगा, ध्यान रखना आप। और जैसे पढ़ते समय विषय विस्तृत है, देखो आप मेरी बात सुनो, आप यूं ना यूं निराशावादी नहीं होना। अब अपने को पढ़ना तो 8 बजे तक है ना, ठीक है ना, तो जागृत होकर ही पढ़ो आप, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, विषय तो मैं तो पूर्ण करा दूंगा, आपको तो आएगा ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं रहा उसका। इसलिए ध्यान रखिएगा कि बैठे ही हो ना, नहीं तो उठ के ही चले जाओ, सबसे बढ़िया है, ठीक है। नहीं तो कम से कम कंसंट्रेट होकर पढ़ो आप। अब यदि कह दिया आज इस ब्रह्मा ने, अनु योग्यता को बोलते हैं, अनु अव्यय कौन से अर्थ में आता है? योग्यता। लेकिन ध्यान रखिएगा नपुंसकलिंग में ही आएगा ये। आज ऐसा लगता है कि ब्रह्मा बड़े ही सृष्टि में बड़े विश्वास के साथ करोड़ों वर्षों के बाद सोया। ज्ञान शाकुंतलम बहुत बढ़िया ग्रंथ है। अरे इतने समय तक सोया ही नहीं सोया। आज दुष्यंत और शकुंतला का मिलन उसके अनुरूप ही हो गया, क्योंकि जैसा दुष्यंत वैसी शकुंतला, दोनों एक दूसरे के क्या है? अनुरूपम, अनुरूप है। अनु अव्यय नपुंसकलिंग कौन सा है? बराबर कौन सा हो गया? अव्ययी भाव। अब कह दिया किसका अनुरूप किसको कहते हैं बताओ? अर्थ तो आना चाहिए, बिना ये मेरे अनुरूप है, ये काम मेरे अनुरूप है, मतलब मेरे हिसाब से की संस्कृत करनी पड़ेगी, मेरे हिसाब के रूप के योग्यता, मेरे रूप के अनुसार, रूपस्य रूप के योग्य, यानी रूप की योग्यता के अनुसार, रूपस्य योग्यम इति अनुरूपम। ठीक है। यदि कह दिया अनुगुणम, अनुगुणम यानी गुण के अनुसार, तो के अनुसार को क्या कहते हैं? गुणस्य योग्यम इति, ये गुण की योग्यता के अनुसार। भाई ये मेरे रूप के अनुसार है, तो रूप के अनुसार का मतलब क्या मतलब क्या है? कि जैसा मैं हूं वैसे ही है। तो ये अपने, अब एक चीज आपके सामने आ रही है, बताए क्या? ये है कि आपको जब भी अव्यय भाव देखना है, पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद नपुंसकलिंग, ये बीच में भले कुछ भी हो, कोई मतलब ही नहीं है। अव्यय भाव समास का निर्धारण किससे होता है? लिंग से। बस इस बात को फिट कर लो दिमाग में। अब आइए आगे, ठीक है बैठो।
इनका प्रश्न है, कहीं पे तो हम म लिख रहा हूँ, ये लिख दिया, कहीं पे अनुस्वार लगा रहा हूँ, संधि चल रही है। जैसे स्वर परे रहते कभी भी म को अनुस्वार नहीं होता, तो लिख दिया। और यदि व्यंजन परे है तो म किस में बदल जाता है? अनुस्वार में। तो क्यों बदलता है? देखो यहाँ तो लिख दिया म और यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि स्वर परे है तो म ही लिखा जाएगा और व्यंजन परे है तो संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? मो अनुस्वार। वो क्या कह रहा है कि व्यंजन पीछे है तो म को म मत लिखो, क्या लिखो? या तो हर शब्द जो है ना बिल्कुल इसी रूप में खींचा जा रहा है, लिख रहे हो और दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ये आपकी अब गलती हो गई है। जैसे अब इनके तो दिमाग में आ गया ये चीज कि कहीं पर तो सर म लिख रहे हो, कहीं आप बिंदी लगा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो संधि के नियम चल रहे हैं भाई। क्या नियम चल रहा है? संधि का। संधि का नियम यह है, स्वर परे है तो म ही लिखा जाएगा, यदि व्यंजन परे है तो म किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो यहाँ तो संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? जिसको हम कहते हैं अनुस्वार संधि। ठीक है, हर चीज यहाँ नियम से ही चल रही है। अब उन्होंने प्रश्न कर दिया, उनको दिख गया। अब आप लोगों को भी ये चीज दिखनी चाहिए, पढ़ के आए हो ना ये चीजें। चलिए अब आइए, अब यदि अब मैं इसका दूसरा नियम लिखा रहा हूं अव्ययी भाव का, तो देखो क्या समझ में आया? समझ में ये आया, शब्द भले कोई भी आ जाए, लेकिन शब्द भले कोई भी आ जाए, लेकिन याद रखना है कि अव्ययी भाव समास कौन से लिंग में होता है? नपुंसक लिंग। बस। अब चलो एक और उदाहरण लिखता हूं। उनका प्रश्न था कि सर क्या सारे उदाहरण जो है वही है क्या? रूपस्य छठी वाली। चलो, यथा शक्ति। मैंने कहा यथा शक्ति, मैंने मैडम को बोला इनको कि ये थोड़ा मैडम हटा के उधर रख दो। रख दोगे? भारी है बहुत है, नहीं रख सकते ना? क्यों नहीं रख सकते हैं? चलो आप ही बताओ, आप रख दोगे इसको? क्यों? मेरे में इतनी शक्ति। मैं तीनों को देख रहा था कि हल्का कौन है, इसलिए इनको पूछा है ना, नहीं तो आपसे पूछ लेता। अब इन्होंने मेरे को मैंने इनको बोला कि ये बेंच हटा के इधर रख दो, इन्होंने कहा नहीं रख सकती। मैंने कहा क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति। तो मैंने पूछा कितनी है, तो इनका उत्तर था जितनी है उतना कोई काम दे दो, पेन उठा के रख सकती हूँ सर। ठीक है, तो यथा जो होता है ना अव्यय, ये यथा अव्यय अनतिक्रम्य अर्थ में आता है। आपको संस्कृत धीरे धीरे है ना, आपको बोल रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे वो विषय हिंदी हटा दूंगा, अभी तो हिंदी से चला रहा हूँ विषय को मैं, और जैसे ही जब आप एंड में आओगे ना समास में, मैं धीरे धीरे डिलीट कर दूंगा इस विषय को। ये यथा अव्यय कौन से अर्थ में आता है? अनतिक्रम्य। और अनतिक्रम्य का मीनिंग होता है उल्लंघन करना। अनतिक्रम्य किसको? अतिक्रमण करना। अतिक्रमण कर रहा हूं और अनतिक्रमण कर रहा हूं, यानी मैं उल्लंघन नहीं कर रहा। देखना, मैंने कहा कि अब वो पढ़ाया अभी आपको, इकारांत और उकारांत शब्दों से परे सु का क्या हो जाता है? लोग देखो हिंदी के जैसे लिखा हुआ है, तो भी समास कौन सा हो गया? अव्ययी भाव। क्यों हुआ? क्योंकि इकारांत शब्द हिंदी के जैसे ही अव्ययी भाव में लिखे जाते हैं। देखो ये यथा अव्यय पड़ा और ये शब्द नपुंसकलिंग का ही है क्योंकि हिंदी के जैसा है। अब यथा शक्ति का मीनिंग क्या हो गया? शक्ति का उल्लंघन नहीं करना। तो आपको कुछ करना ही नहीं, शक्ति का उल्लंघन नहीं करना, तो आपको विग्रह क्या होता है? शक्तिम अनतिक्रम्य, मैं मेरी शक्ति का उल्लंघन नहीं करूंगी। चलो ठीक है, ये तो मैंने बताया। अब अगला उदाहरण आप ही को करना है, देखिएगा, कीजिएगा भैया। और मैं दूसरा उदाहरण कर रहा हूं, यथा बुद्धि। चलो यथा रुचि करता हूं। रात दिन बोलते हो यथा रुचि। यथा रुचि का मीनिंग रुचि के अनुसार, या मैं मेरी रुचि का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो यहाँ शक्तिम अनतिक्रम्य है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? रुचिम अनतिक्रम्य। ठीक है, मैं मेरी रुचि का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए जो काम रुचि के अनुसार है आप उन्हीं शब्दों को मेरे को दीजिए। चलो एक दो उदाहरण और लिखाता हूं यथा के, और आप अर्थ रात दिन बोलते हो इसलिए यथा स्थान बैठ जाओ। यथा स्थान, ये लो। अब यहाँ पे मैंने स्थानम कर दिया भाई, आपको आना चाहिए चीजें। या स्थानम क्यों किया है? क्यों? क्योंकि स्थान शब्द है, या इकारांत था तो नहीं हुआ, या हम क्यों किया? तो स्थान स्थानम ही बनेगा। तो अर्थ क्या होगा बोलो? स्थान का अतिक्रमण नहीं करना। क्या विग्रह हो जाएगा? स्थानम अनतिक्रम्य। यथा बुद्धि, बुद्धिम अनतिक्रम्य, ऐसे चलेगा ये विषय। तो अब हमारा पहला काम पता है क्या होगा? पहला काम ये होगा कि मैं शब्द, अभी तो देखो एक बार पढ़ाया है ये शब्द बार बार रिपीट होते रहेंगे, और जब रिपीट होंगे तो आपको पहला काम होगा विग्रह नहीं। विग्रह कभी नहीं आता एग्जाम में, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा कि समास बताओ, इसलिए पहला काम आपको क्या करना है? समास को ढूंढना है। और समास का निर्धारण हमेशा कैसे होगा? लिंग से। और अव्यय भाव बराबर प्रथम पद अव्यय, और लिंग कैसा होगा? नपुंसक। इकारांत उकारांत है तो हिंदी के जैसे ही दिखेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाइए आगे। दूसरा अव्ययी भाव जो समास है, इसमें नंबर 2 लिखेंगे, और नंबर 2 में लिख रहा हूं, वो लिखना है आपको संख्यावाची प्लस नदीवाचक शब्द। संख्यावाची प्लस नदीवाचक शब्द बराबर अव्ययी भाव लिखना है भैया सबको। नंबर 2, और जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो फिर कहेंगे सर सूत्र चलाओ, तो इसका सूत्र भी लिख देता हूं, नदीभेश्च। ब्रैकेट में लिख देना भाई, इसको सब लिख देना। संख्यावाची प्लस नदीवाचक शब्द बराबर अव्ययी भाव। संख्यावाची प्लस नदीवाचक शब्द बराबर अव्ययी भाव। सामान्य रूप से संख्यावाची शब्द हमेशा कौन सा होता है? द्विगु समास, संख्या पूर्व द्विगु। लेकिन ये क्या कह रहा है, और यहां से अपवाद समझ में आने लगेगा, संख्यावाची शब्द यदि नदीवाचक शब्द के साथ जुड़ गया तो वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है? और आपको पता है अव्ययी भाव कौन से लिंग में होता है? नपुंसक लिंग, एक वचन। समझ में आ रही है? अब देखना, यहाँ पहले तो संधि बताओ, नदीभिश्च, संधि बताओ, इष्टत्व। अब मैं कह रहा हूं इष्टत्व का एक बार विग्रह कर दो, नदीभिस् प्लस च। अब मैं कह रहा हूं विसर्ग का विग्रह करो, नदीभिः प्लस च। अब ये जब ये समझ में आ गया ना, इसका मतलब अब संधि अपनी पूरी हुई है।
अब अर्थ क्या हुआ, संख्यावाची शब्द नदीवाची शब्द के साथ बनेगा तो वो समास कौन सा होगा, अव्ययभाव। और एक नियम बता रहा हूं, अब जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। अब एक जब भी देखिए, एक मैं उद्यान में जाता हूं, बगीचे में, और जब मैं बगीचे में जाता हूं तो मैं क्या करता हूं कि मेरे सामने बहुत सारे पेड़ हैं और मैं उन पेड़ों को देखता हूं, और जब मैं पेड़ को देखता हूं तो साहब ये पेड़ जो है पीपल का है, ये पेड़ जो है वो वट वृक्ष है, ये पेड़ आम का है, ये पेड़ केले का। जब मैं अलग अलग देखता हूं तो मेरे को वो सारे पेड़ बहुवचन में दिखाई देते हैं, अलग अलग देखता हूं। लेकिन मैं जब इन सारे पेड़ों को एक समूह में देखता हूं, समूह में, तो वो मेरे को एक क्या दिखाई देता है, उद्यान। समूह हमेशा ही कौन से वचन में होता है, एक वचन। वापस सुनिए क्या बोल दिया मैंने ये बोला कि जब मैं अलग अलग इस क्लास में विद्यार्थी को देखता हूं तो ये विद्यार्थी बहुवचन में, लेकिन यदि मैं पूरी क्लास को एक समूह के रूप में देखता हूं तो कक्षा तो कितनी है, एक। इसलिए समूह हमेशा कौन से वचन में होता है, एक वचन। और समूह शब्द वो हमेशा ही नपुंसक लिंग में ही होगा। क्यों, इस क्लास में पुल्लिंग भी है, इस क्लास में स्त्रीलिंग भी है, तो जब मैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्धारण ही नहीं कर पाऊंगा तो समूह हमेशा कौन से वचन में होता है, नपुंसक लिंग। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला, वापस बोल रहा हूं। मैं एक गाय के बाड़े में गया, अलग अलग गायों को देख रहा हूं, तो गाय बहुत सारी है, लेकिन जब मैं पूरी गायों को एक समूह में देखता हूं तो मैं ये कहता हूं ये बाड़ा है साहब, तो बाड़ा तो कौन से वचन में होगा, एक। अब यहाँ पर वो जो बाड़ा है, भले ही वहां पर सारी मादा गायें होंगी, लेकिन फिर भी चूंकि वो समूह में आ गया तो समूह हमेशा कौन से वचन में होता है, एक वचन, और उसका लिंग क्या होता है, नपुंसक। ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैं और एक नियम है, पहले से ध्यान रखना, आपसे प्रश्न करता रहूंगा मैं। और मैंने आपको ये कहा कि संख्यावाची शब्द यदि नदीवाची शब्द के साथ आ गया, ये इसका अर्थ यही है, नदी विश्च, वो कह रहा है संख्यावाची नदी के साथ आ गया तो समास कौन सा लगाओ, अभी। और आप पहले से कह रहे हो कि अव्ययभाव कौन से लिंग में होता है, नपुंसक लिंग, एक वचन। अब देखते हैं, मैंने आपके सामने लिख दिया पंचगंगम, पंचगंगम, पंचगंगम। चलिए लिखिए पहले एक बार, पंचगंगम। ठीक है, पंचगंगम में पंच में संधि बताओ, ऑप्शन दे रहा हूं, वृद्धि, यण, अयादि या पर सवर्ण। गंगम में संधि बताओ, वृद्धि, यण, अयादि और पर सवर्ण। तो इसमें कितनी पर सवर्ण संधि हो गई, पंचगंगम। बताओ गंगाएं कितनी है, तो ये तो बहुवचन में आना चाहिए था, जबकि आप कौन से वचन में लिख रहे हो, फलम। कौन से वचन में लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये किसका बोध करा रहा है, समूह। अभी लिखा है संख्यावाची प्लस नदीवाची बराबर अव्ययी भाव। इंपोर्टेंट सवाल, पिछली बार भी लगातार 2 साल से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पेपर एक आदमी के पास थोड़ी लगातार नए नए के पास जाता है, तो जो उदाहरण लगाना है वही लगाएगा, स्पेशल उदाहरण नहीं लगाएगा हर एक आदमी। तो वो कह रहा है 5 गंगाओं का समूह, 5 गंगाओं का समूह, गंगाओं का, ऑप्शन दे रहा हूं देखना भी, गंगाओं का, गंगा, गंगाम, गंगेशु या गंगा नाम। चलिए लिख दिया गंगा नाम। अब ये मैंने कर दिया पंच गंगा नाम समाहार, गलत है, पंच गंगा नाम समाहार गलत है, जैसा विशेष्य वैसा विशेषण, ये पंच गलत है साहब। क्या आएगा, गंगाएं कितनी है, 5, को जो गंगा में शब्द आएगा वो इसी में आएगा, क्या बन जाएगा, पंचा नाम गंगा नाम समाहार। समझ में आ रही है क्या लिखा, संख्या प्लस नदीवाचक शब्द बराबर अव्ययी भाव। संख्यावाची नदी के साथ आएगा तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। यदि कह दिया द्वियमुनम, द्वियमुनम, यमुना नदीवाचक है कि नहीं है, क्या अर्थ होता है, 2 यमुनाओं का समूह। रामस्य रामयोः, द्विवचन में क्या बनता है, रामयोः, तो यमुना का क्या बन जाएगा, यमुनयोः। अब मैंने कह दिया द्वे यमुनयोः समाहारः, राइट है गलत है, चलो राइट उत्तर बोलिएगा, द्वे, ध्वस्य, द्वेषु या द्वयोः, तो अर्थ हो गया द्वयोः यमुनयोः समाहारः। संख्या प्लस नदी बराबर अव्ययी भाव। संख्यावाची शब्द नदी के साथ आएगा तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। यदि कह दिया त्रिशतलजम, त्रिशतलजम, तो अब ये सतलज जो शब्द है नदीवाचक है, त्रि, ठीक है, संख्या, पहले तो समास, संख्या प्लस नदी बराबर अव्ययी। देखो नहीं तो बहुवचन में आना चाहिए था, बहुवचन में इसलिए नहीं आया क्योंकि एक तो समूह का बोध करा रहा है, दूसरा संख्या और नदी होती है वो अव्ययी होता है, और अव्ययी समास कौन से लिंग में होता है, नपुंसक लिंग में, तो इसलिए आया। अब मैंने कह दिया त्रयाणाम सतलज समाहार, राइट है क्या, क्या हो जाएगा, त्रयाणाम आ गया तो इधर क्या आएगा, सतलजयो हो या सतलजानाम, सतलजानाम समाहारः, त्रयाणाम सतलजानाम समाहारः। अब ये अव्ययी भाव खत्म, और अव्ययी भाव में अब जो 2 चीज कंठस्थ करनी है वो इतनी ही करनी है, अव्ययी भाव बराबर पूर्व पद अव्यय प्लस नपुंसक लिंग, खत्म। समझ में आ रही है। और दूसरा संख्या प्लस नदीवाचक बराबर अव्ययी भाव, रिपीट होगा ये बार बार, जैसे अव्यय ये समास करूंगा ना वैसे वैसे ये रिपीट होता रहेगा, समझ में आ रही है। और आपसे बार बार पूछता रहूंगा समास बताओ, पहला समास अव्ययी भाव हो गया। अब आइए दूसरा समास है तत्पुरुष, दूसरा समास तत्पुरुष। चलिए पहले तो तत्पुरुष को तत्पुरुष कहते क्यों है, ये बताओ, तत्पुरुष का नाम, तत्पुरुष कैसे पड़ा, तत्पुरुष के भेद कितने होते हैं, तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है, 6, कौन कौन से, 8, 4, ऑप्शन दे रहा हूं, तत्पुरुष का पहला संस्कृत, हाथ खड़े करो, हाँ बताना कितने भेद होते हैं, 6, 5, 8 या 2,
तो तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं भैया? 2। और पहला तत्पुरुष का भेद होता है वो होता है समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा भेद होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। देखते रहिएगा अब यहाँ पे पहला भेद कौन सा हो गया? समानाधिकरण। अरे तभी तो तत्पुरुष का समझ में आएगा, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब ये तत्पुरुष को तत्पुरुष क्यों कहते हैं वो सुने पहले। तत्पुरुष का पहला विग्रह होता है तत्पुरुषः बराबर तत्पुरुष और दूसरा विग्रह होता है तस्य पुरुषः। मैं लिखाऊंगा अभी समझोगे। तस्य पुरुषः बराबर तत्पुरुष। पहला विग्रह क्या कर दिया? तत्पुरुष और दूसरा क्या किया? तस्य पुरुषः। हमने कह दिया समानाधिकरणम। समानाधिकरण संधि बताइए। अधिकरणम उपसर्ग कौन सा हो गया? अधिकरणम में धातु कौन सी हो गई? क्री। प्रत्यय कौन सा हो गया? ल्युट। अब वो कह रहा है तत्पुरुष। पुरुष में विभक्ति बताओ कौन सी है? पुरुषः। कौन सी है? प्रथमा। और तत् में विभक्ति बताओ? प्रथमा। तत् में भी तो प्रथमा ही है। अब आप देखो क्या लिखा। यदि मैं कह रहा हूं समानाधिकरण में आपको ये कह रहा हूं कि तत्पुरुष, अभी आपका इसका अर्थ पूरा सामने आ जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष लिख दिया। अब आपको पता है इसका मूल शब्द होता है तद। क्या होता है? तद। और तद के 3 रूप चलते हैं। पुल्लिंग में चलता है सह तौ ते, स्त्रीलिंग में चलता है सा ते ताह और नपुंसकलिंग में चलता है तत् ते तान। अब आप देखो ये तो पूरा खोटा है। क्यों है? क्योंकि पुरुष कौन से लिंग में है? कौन से लिंग में? पुरुष पुल्लिंग। और तत् कौन से लिंग में हो गया? नपुंसकलिंग में। तो गलत है। समझ में आ रही है? क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है आपका। क्या नहीं बैठ रहा है कि ये तो पुल्लिंग कह रहा है और इसका विशेषण आप किसमें दे रहे हो? नपुंसकलिंग में। कैसे बैठेगा? तो मेरे को इसका पुल्लिंग रूप ही लिखना था और इसका पुल्लिंग प्रथमा है तो प्रथमा ही लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पर? सह पुरुष। ऐसे ही होना चाहिए था ना। पहले विषय को समझिएगा भाई। आप इसका नाम कर रहे हैं तत्पुरुष। क्या नाम कर रहे हैं? तत्पुरुष। और विग्रह क्या कर रहे हैं? तत् और पुरुष। ऐसे ही कर रहा है। पुरुष शब्द में प्रथमा है और यहाँ पर भी प्रथमा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठा। भाषा समझ से चलती है। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि ये तो पुल्लिंग है और ये नपुंसकलिंग है। तो इसकी जगह मेरे को हटा के क्या करना चाहिए था? सब। लेकिन मैं सपुरुष करूंगा ना तो तत्पुरुष बनेगा ही नहीं। तो मेरे को क्या लिखना पड़ता? सपुरुष। जबकि शब्द क्या है? तत्पुरुष। तो ना तो मैं स कर सकता हूं ना मैं सा कर सकता हूं। इसलिए संकेत के रूप में यहां पर क्या लिख दिया? तत्। लेकिन ये बताओ चाहे ये लिखा है तो भी विभक्ति कौन सी लगाई है? प्रथमा। इसमें कौन सी लगाई है? तो जहां पर दोनों ही शब्द प्रथमा विभक्ति में होते हैं, समान विभक्ति में होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? समानाधिकरण। अब आप देखिए दूसरा आपका जो होता है वो होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अभी मैं लिखाऊंगा, पहले सामने देखते रहिएगा। व्यधिकरण का मीनिंग होता है तस्य पुरुषः। तस्य कौन सी विभक्ति में है? पुरुष कौन सी में है? इसलिए जहां पर दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में होते हैं वो कौन सा होता है? व्यधिकरण। और देखिए अपने आप निकलता है अर्थ। व्यधिकरण में संधि बताओ यार। उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग वी और अधि। वी यानी विपरीत, अधिकरण यानी स्थान। जहां पर दोनों ही शब्द विपरीत स्थान पे होते हैं हम उनको व्यधिकरण कहते हैं। जहां दोनों समान स्थान पर होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? समानाधिकरण। समझ में आ रही है? चलिए सबसे हेडिंग लगाएं तत्पुरुष समास और लिखें तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। कल आपका समय रहेगा 4 बजे से 8 बजे। ठीक है भाई। चलिए अब आइएगा 4 से 8 शाम को, सुबह नहीं आना है। हाँ। तत्पुरुष का पहला भेद, अरे कई बार होता है। ठीक है ना। मेरे बार एक पड़ोसी है, वो रात को कहीं खाने में गया, उसके घर का खाना था, वो ताला होता है ना, ताला, वो ताला लगाया और जो चाबी लेके घर पे आ गया। रात को पता नहीं उसके दिमाग में है वो क्या चल रहा होगा और सो गया और उसके दिमाग में ये था कि मैंने वहां ताला लगाया ही नहीं। ठीक है, उठा नींद में, कई जनों की नींद में चलने की बीमारी होती है, उठा और दिमाग में ये था कि ताला लगाया ही नहीं। घर का ताला लिया, घर का, ठीक है, गया वहां, सत्य घटना बता रहा हूँ, और ताले के ऊपर ताला ठोक के आ गया और आके सो गया। सुबह उठे तो कहा कि घर का ताला कहाँ गया? पूरा घर ढूंढ लिया, पता ही नहीं पड़ा कहाँ गया। अरे उसको पूछा भाई तूने कहीं रखा? नहीं नहीं, मैं कहा मैं तो रात को सो गया था। अरे सो गया था तो कहाँ गया ताला? खैर सब नौकरी धंधे वाले हैं, चले गए, उधर दूसरा ताला लगा, खोजबीन इधर, जो वहाँ उस घर का जो जगह का मालिक था वो आया, मेरा ताला तो सही है, मेरे ऊपर ये दूसरा ताला कौन लगा के गया? ठीक है, तो शाम को घर पे आया, कह रहे भाई एक ताला तूने मेरे ऊपर ठोक दिया। तो मैंने उसको पूछा, करे भाई अमित तू तो कह रहा था कि मैंने तो लगा ही नहीं ताला, तो ये ताला कैसे लग गया? तो बोलता है कि यार क्या होता है कि बहुत टेंशन होती है जीवन में, बहुत टेंशन होती है। अच्छा तो ताले पे ताला ठोक देगा क्या? रात को मैं सो रहा था तो मेरे दिमाग में ये था कि ताला लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे चलने की बीमारी है रात को, तो हो सकता है कि मैं गया हूं मैंने लगा दिया हो। मैंने कहा पैंट चेक कर, तो पैंट से दोनों चाबी निकली। देखो कई जनों को प्रत्यक्ष बीमारियां होती है, कई जनों को अप्रत्यक्ष। तो 4 से 8 का मतलब होता है शाम का, सुबह उठते हुए चले मत आना यहाँ और अपना ताला मत ठोक देना यार। समझ में आ रही है? तुम लोग मुरझा गए हो चार, ये मैडम तो मेरे को बिल्कुल ऐसे यूं लग रहा है कि कब इनको मुक्ति मिले, है ना। चलो मतलब संस्कृत इतना अरे ऐसे ही कह रहा हूँ, कोई है थोड़ी कोई। ठीक है, तो इतना भी कोई खराब विषय नहीं है, संस्कृत बीच बीच में है। ठीक है, तुम लोग मुरझा गए, और कमल ने हमेशा खिले हुए अच्छे लगते हैं, मुरझाए हुए अच्छे नहीं लगते हैं, हंसते रहो हमेशा। चलो, और आपका हंसना होता है ना, वो हमारे लिए एनर्जी होती है। समानाधिकरण तत्पुरुष, तो आना कब है? शाम को 4 से 8। ठीक है, हाँ, तो समानाधिकरण तत्पुरुष। सुबह का टाइम पता है इनको? सुबह भी क्लास है तुम्हारी? मजे करो, नींद लो, आनंद लो। ठीक है, फिर समानाधिकरण, अरे एक दिन तो फ्री कर दिया। चलो समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थ लिखेंगे जिस, और इसके आगे लिख दो ऐसे, तत्पुरुषः।
तत्पुरुष। अब मेरे से कृपया करके ये मत पूछना कि खत्म हो जाएगा कि नहीं कोर्स, मैं प्रयास कर रहा हूँ खत्म कराने के लिए, होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता है, ठीक है ना। तो तत्पुरुष, इससे जल्दी पढ़ाऊंगा तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा। चले, तो तत्पुरुष अर्थ लिखेंगे, जिस तत्पुरुष में दोनों पद, जिस तत्पुरुष में दोनों पद समान विभक्ति में होते हैं, जिस तत्पुरुष में दोनों पद समान विभक्ति में होते हैं उसे उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जिस तत्पुरुष में दोनों पद समान विभक्ति में होते हैं उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। तो जिस तत्पुरुष समास में दोनों पद कौन सी विभक्ति में रहेंगे, समान, उसे क्या कहेंगे, समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण लिखो, जैसे द्विगु तत्पुरुष, जैसे द्विगु तत्पुरुष। नंबर 2 कर्मधारय तत्पुरुष। पहला आपका समानाधिकरण कौन सा होगा, द्विगु तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय तत्पुरुष, तीसरा नय तत्पुरुष, नय तत्पुरुष आदि। तो ये जो तत्पुरुष है ना द्विगु, देखो कर्मधारय भी दो प्रकार का होता है, पहला विशेषण विशेष्य और दूसरा उपमान उपमेय, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जिस तत्पुरुष में दोनों ही पद एक ही विभक्ति में रहेंगे वो तत्पुरुष समानाधिकरण होगा, जैसे द्विगु है, कर्मधारय है और नय, ठीक है। नंबर 2 लगाएंगे व्यधिकरण तत्पुरुष, और व्यधिकरण के आगे डैश करके लिखेंगे तस्य पुरुषः। तो तस्य के नीचे 6 लिख दो, पुरुष के नीचे 1, यानी ये छठी में और ये प्रथमा में है। तस्य पुरुषः अर्थ लिखेंगे, जिस तत्पुरुष में, हाँ व्यधिकरण के आगे ये लिखना है, व्यधिकरण के आगे तस्य पुरुषः, ठीक है। तो इसमें क्या अर्थ हो गया, जहां पर दोनों पद क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो लिखें, जिस तत्पुरुष में दोनों पद, जिस तत्पुरुष में दोनों पद भिन्न भिन्न विभक्तियों में होते हैं, जिस तत्पुरुष में दोनों पद भिन्न भिन्न विभक्तियों में होते हैं उसे उसे भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। जिस तत्पुरुष में दोनों पद भिन्न भिन्न विभक्तियों में होते हैं उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और इसका एक भेद, और इसका एक भेद, इसका एक भेद सामान्य तत्पुरुष है। इसका एक भेद सामान्य अथवा, इसका एक भेद सामान्य अथवा विभक्ति तत्पुरुष है। इसका एक भेद सामान्य अथवा विभक्ति तत्पुरुष है। यानी व्यधिकरण का भेद कौन सा होगा, सामान्य अथवा विभक्ति। एक बार है ना ये कंफर्म कर लो ना इनकी। चलिए अब आ जाइए, एक एक करके पढ़ रहे हैं। हिंदी में आप कह रहे हैं द्विगु अलग होता है, संस्कृत में होता है द्विगु, किसका भेद होता है, द्विगु आपके तत्पुरुष का ही। देखो फिर बोल रहा हूं कि समास का निर्धारण कहां से करना है, लिंग से। तो द्विगु तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष होता है ना, पहले इक्वेशन याद जो करना है वही, द्विगु बराबर संख्या पूर्वक, द्विगु में पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है, प्लस समाहार, समाहार कहते हैं समूह को, समाहार अर्थ प्लस नपुंसकलिंग प्लस एक वचन, बस ये ध्यान रखना है। ये द्विगु की सारी बात आ गई। द्विगु समास क्या होगा, संख्या पूर्वक, समाहार अर्थ में, नपुंसकलिंग में और एक वचन में। द्विगु समास का लिंग हमेशा कैसा होता है, नपुंसकलिंग, और वो कहेगा किसको, पहला पद क्या होगा, संख्या, और वो कहेगा किसको, समूह को। समाहार किसको कहते हैं, समूह। बस ये, अब मैं चाहे सूत्र भी लिखाऊंगा ना तो भी यही अर्थ आएगा इसका, ठीक है ना। अब जिसके संस्कृत है ना वो मैं पीछे सूत्र लिखूं उसको ब्रैकेट में लिख देना। पहली बात तो हिंदी से क्लियरिटी कर देता हूं, हिंदी में कितने समास होते हैं, 6, उसमें द्विगु को अलग माना है, लेकिन हम तो द्विगु को भेद ही किसका मानते हैं, तत्पुरुष का। इसलिए इसकी पहली लाइन लिखेंगे, पहली लाइन मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे देख के लिखना, तद्धित के अर्थ के विषय में, तद्धित के अर्थ के विषय में, तद्धित के अर्थ के विषय में उत्तर पद, तद्धित के अर्थ के विषय में उत्तर पद परे रहते, उत्तर पद परे रहते, तद्धित के अर्थ के विषय में उत्तर पद परे रहते, समाहार अर्थ में, समाहार अर्थ में, समूह अर्थ में, समाहार अर्थ में तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। वापस बोल रहा हूं, मिलाइएगा, तद्धित के अर्थ के विषय में उत्तर पद परे रहते, समाहार अर्थ में कौन सा समास होता है, समूह अर्थ में तत्पुरुष होता है। और जिसके संस्कृत है सूत्र लिख देंगे, तद्धितार्थ उत्तर पद, तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च, समाहारे च। ये जिनके मीडियम में संस्कृत है ना वो उनके लिए, तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च। और जिनके नहीं है ना वो सामने देखते रहो, संधि बताते रहो। तद्धितार्थ, तद्धित संधि बताओ, पूर्व सवर्ण, तद्धितार्थ संधि बताओ, दीर्घ, अर्थोत्तर पद, दीर्घ वृद्धि यानी गुण अलग कर दो, तद्धित अर्थ उत्तर पद समाहार, समाहार में कितने उपसर्ग हैं, कौन कौन से, सम और आ। फिर मैं यदि कहता हूं समाहारः, उपसर्ग और प्रत्यय बताओ,
गय। अब कह दिया समाहारे, विभक्ति बताओ, राम की रामे कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। और च क्या है? अव्यय। अब आपने क्या लिखा वो देखो, आपने लिखा तद्धित के अर्थ के विषय में ये पढ़ा, उत्तर पद परे रहते, बाद में कोई पद होगा और क्या अर्थ आएगा? समाहार यानी समूह, तो वहां पर समास कौन सा होगा? मात्र तत्पुरुष, द्विगु नहीं कहा, क्या होगा? तत्पुरुष। अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा सबको लिखना है भाई, सूत्र लिखोगे, पहले आगे सूत्र लिखो और जानबूझ के आगे पीछे लिखा रहा हूं, संख्या पूर्वो द्विगु, ये लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे भैया सब, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थ लिखेंगे सूत्र का, संख्या पूर्वो द्विगु, ऑटोमेटिक अर्थ हो गया। जिस तत्पुरुष का पूर्व पद संख्यावाची होगा तो हम उसको तत्पुरुष नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? द्विगु तत्पुरुष। यानी ये भेद किसका है? तत्पुरुष का ही। अर्थ लिखेंगे, जिस तत्पुरुष का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु तत्पुरुष कहते हैं। द्वौ गावौ इति द्विगुः, जिस तत्पुरुष का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु तत्पुरुष कहते हैं। क्लियर करो विषय को, भेद तत्पुरुष का ही है, लेकिन जिस तत्पुरुष में पहला पद संख्या आ जाएगा तो हम उसका नाम तत्पुरुष नहीं करेंगे, हम उसका नाम क्या करेंगे? द्विगु। ठीक है। अब तीसरा सूत्र लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखे द्विगुर एक वचनम, द्विगुर एक वचनम लिख दो भैया सब, द्विगुर एक वचनम, अर्थ ऑटोमेटिक आ गया। क्या अर्थ है इसका? द्विगु हमेशा कौन से वचन में होता है? एक वचन, जबकि संख्या क्या रहा है तब भी वचन एक आएगा। लिखें, द्विगु समास एक वचन में होता है, ये काम नहीं करता है क्या? द्विगु समास एक वचन में होता है। अब चौथा लिख दो, स नपुंसकम, स यानी वह, नपुंसक लिंग में होता है तो वह कौन? द्विगु। अगला सूत्र, सह नपुंसकम, सह नपुंसकम, सह कह सह द्विगु, मीनिंग क्या हो गया? द्विगु समास नपुंसक लिंग में होता है, द्विगु समास नपुंसक लिंग में होता है। समझ में आ गई? अब आप देखो अपनी कॉपी में आपने इक्वेशन लिखी है एक, क्या इक्वेशन लिखी वो देखो, आपने ये लिखा संख्या पूर्वक, द्विगु कौन से क्या होता है? संख्या पहले, द्विगु कौन से अर्थ में होता है? समूह में, लिंग कौन सा? नपुंसक लिंग, वचन कौन सा? एक वचन, बस खत्म, इसी में आएगा। यदि कह दिया अब इसका उदाहरण, और इसका उदाहरण होता है, मान लीजिए कह दिया कि त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, अब कह दिया त्रि संख्या नपुंसक लिंग, कौन सा समास हो गया? द्विगु। अर्थ क्या होता है? तीन भुवनों का समूह, भुवनों का, छठी, रामस्य रामयोः रामाणाम, तो मैंने लिख दिया भुवना नाम, अब का भरो इसमें समाहारः, भरो इसमें त्रयोत्रस्य, त्रि और त्रयाणाम, त्रयाणाम भुवना नाम समाहारः, तीन भुवनों का समूह। अब आइए आगे, यदि कह दिया कि उदाहरण के तौर पर, पेन चाहिए एक मिनट, त्रिभुवना नाम, ठीक है। अब आ जाइए आगे, आपको यदि कह दिया त्रिभुवन के बाद में, और बोलो कोई, और सप्तऋषि बाद में, और अरे ये चौराया बोराया जाए वहां देखोगे यहाँ, और कोई नहीं, पंच, एक याद, इनको याद रखना, पंचवटी, ठीक है। चलिए और बोलिए, त्रिलोक, क्या बोला था हमने? पंचवटी। चलिए हाँ, अब कोई नहीं बोल सकता उदाहरण द्विगु के? त्रिफलम, चलो त्रिफलम, त्रयाणाम, अब देखो ये नपुंसकलिंग एक वचन, फलानाम समाहारः, अरे बहुत सारे होते हैं उदाहरण, मेरे को भी याद नहीं आ रहे हैं, मेरे भी अवस्था खत्म हो गई है। चलिए और बताओ भैया, कोई एक दो उदाहरण याद आ रहे हो तो चलो। सप्तऋषि है, और बोलिए भैया, हाँ बोलो बोलो, संस्कृत के बोलना है, हिंदी के नहीं बोलना है। अष्टाध्यायी, हाँ ठीक है, इनको बुलाना कब है? कल। चतुर्युगम, 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 चलिए करें विग्रह करो इसका, चतुर्णाम युगानाम समाहारः, पहले तो ये संख्या प्लस नपुंसकलिंग ध्यान रखना है, चतुर्णाम युगानाम समाहारः, चार युगों का समूह, चतुर्युगम। अब आइए, और यदि कह दिया उदाहरण के तौर पर पंचपात्रम, पंचपात्रम, देखो पहले संख्या और नपुंसकलिंग है क्या? पंच और नपुंसकलिंग, क्या हो जाएगा? पंचानाम पात्रानाम समाहार। ग्रह दशा ठीक है तुम्हारे सबके? क्या भी खराब चल रहे हैं? ठीक ठीक चल रहे हैं ना? या कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है? पता नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि सुबह आते हो शाम को जाते हो। चलो, ग्रह कितने होते हैं? 9 होते हैं। चलो, नवग्रहम, नवग्रहम, संख्या प्लस नपुंसकलिंग, कौन सा हो गया? क्या विग्रह करोगे? नवानाम ग्रहाणाम, अरे ण क्यों लिख दिया यहाँ? र के कारण,
नवानाम ग्रहाणाम समाहारः नवगृहम। ठीक है, चलो अब क्या पढ़ रहे हो आप लोग? ये बहुत सारे शब्द लिखा है, ठीक है, अभी देखते हैं ये क्या। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हो आप? संस्कृत पढ़ रहे हो, है ना? याद है कि भूल गए? चलो अब ये बताओ कि संस्कृत की कौन से व्याकरण पढ़ रहे हो? संस्कृत के व्याकरण की जो है वो किताब किसने, मैंने लिखी है पाणिनि ने? पाणिनि ने लिखी है, तो किताब का नाम क्या है? अच्छा, अष्टाध्यायी है क्या? ध्यान नहीं भाई, अष्टाध्यायी बोला था किसी ने अभी, है ना? चलो अच्छा, एक बात बताओ और कि रामायण वामायण नाम तो सुना है? किसने लिखी? वेद व्यास ने। तो वाल्मीकि ने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वाल्मीकि। पूरी रामायण ये सब काम औरतों के होते हैं ऐसे मेरे को लगता है, क्योंकि पूरी महाभारत द्रौपदी के कारण लिखी गई, रामायण किसके कारण? सीता के कारण। ठीक है, अब ये सीता को उठा के कौन ले गया? रावण। रावण सीता को उठा के कहाँ ले गया? लंका। लंका में कहाँ ले गया? अशोक वाटिका। और अशोक वाटिका में 5 बड़े बड़े वट के पेड़ के नीचे लिखा बिठा दिया, और कहाँ था? पंचवटी। पंचवटी में। चलो ठीक है, पुराण पे ले चलते हैं। कभी शिव पुराण का नाम सुना है? और वहां पे आता है भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ है। कौन से नाथ है? त्रिलोकीनाथ। अभी ये खत्म, अब ये अनंत चतुर्दशी कल ही है ना? परसों, हाँ आज 12 है, प्रदोष आज, तो अनंत चतुर्दशी जो है वो परसों है। और जैसे ही ये चौदस खत्म होगी तो श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे, हमारा काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मणों का। बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे जीवने के लिए? क्यों नहीं बुलाओगे? मानते नहीं हो? क्यों? अरे माना करो यार थोड़ा, ठीक है? क्यों ब्राह्मणों का आनंद कर रहे हो बेचारों का? चलो, जैसे ही तुम्हारे ये श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाएंगे तो क्या शुरू हो जाएंगे? नवरात्रा। अच्छा, नवरात्रि ऐसे लिखते हैं क्या इसको? चलो हटा देता हूँ, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। शताब्दी, ऐसा ये तो राइट है। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, अभी आपको मैंने अपवाद किसे कहते हैं ये आ गया। अभी आपने कहा कि द्विगु समास कौन से लिंग में होते हैं? नपुंसक लिंग में। अष्टाध्यायी कौन से लिंग में है? देखो ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। पंचवटी कौन से लिंग में है? त्रिलोकी कौन से लिंग में है? शताब्दी कौन से लिंग में है? तो इसमें क्या समास आपका द्विगु नहीं है क्या? अष्टाध्यायी में द्विगु है कि नहीं है? है। जबकि जबकि द्विगु कौन से लिंग में होता है? नपुंसक। तो ये तो है ही नहीं, ये तो स्त्रीलिंग में है। तब अब एक बात बताओ यार कि ये पूरी व्याकरण किसने लिखी? पाणिनि ने। और ये सूत्र जानबूझ के लिखा है मैंने तुमको कि लिखो इसलिए कि द्विगु एक वचनम स नपुंसकम, मैंने थोड़ी बनाया है कोई। किसने बनाया? पाणिनि ने। पाणिनि के अंदर तो किताब के अंदर क्या लिख रहा है कि द्विगु हमेशा एक वचन में होता है। द्विगु हमेशा कौन से लिंग में होता है? नपुंसक लिंग में। लिखा ना भी आपने। और ऊपर खुद की किताब का नाम जो द्विगु में ही है वो कौन से लिंग में लिख रहा है? अष्टाध्यायी। इससे बड़ा दोष क्या होगा? समझ में आ रही है? और अष्टाध्यायी किसको कहते हैं? 8 अध्यायों का समूह। तो यार जब अंदर ये लिख रहा है कि द्विगु नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, तो कम से कम इसको अष्टाध्यायी नहीं करके अष्टाध्यायी में कहना था। चलो कोई बात नहीं, उसने नहीं सुधारी तो मैं सुधार देता हूं इसको कि आज से मैं एक नया व्याकरण पैदा हुआ हूं आपके सामने, और आज से ही अष्टाध्यायी शब्द को अष्टाध्यायी नहीं अष्टाध्यायम इस नाम से जानेंगे। अब आरपी आपके पेपर का सवाल कि पाणिनि के द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताओ, अष्टाध्यायी अष्टाध्यायम, क्या लिखोगे? अष्टाध्यायी। अभी बोल रहा हूँ कि मैं नया आदमी हूँ, व्याकरण अभी पैदा हुआ हूँ जस्ट, और आपको ये गलत है। आपको क्या लिखना है? अष्टाध्यायम, क्योंकि ये व्याकरण। और प्रमाण और दे रहा हूँ, द्विगु कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग। ये नहीं है इसलिए गलत है लिखा हुआ, ये लिखना है। आप बताओ क्या लिखोगे? अभी भी अष्टाध्यायी लिखोगे? क्यों? जबकि तो गलत है ना? है यार, मेरी बात नहीं मानोगे, मैं सब खोटा पढ़ूंगा आप लोगों को, ठीक है? तब भी नहीं मानोगे। इसका मतलब पता है आप क्या कह रहे हो? उत्तर तो आपके पास ही होता है, मैं तो निकाल रहा हूँ। इतनी देर तुम सो रहे थे तो थोड़ा जगा दिया। हम जो शब्द प्रचलित है हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। सामान्य नियम यह होता है कि द्विगु समास हमेशा ही नपुंसक लिंग में ही होता है, परंतु जो शब्द पहले से प्रचलित है और वो स्त्रीलिंग में है और इसका बकायदा वार्तिक है अकारांताद उत्तर पदे द्विगु, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके संस्कृत है। अकारांताद उत्तर पदे द्विगु स्त्रियाम इष्टः, कि यदि अकारांत उत्तर पद में है तो द्विगु कहीं कहीं स्त्रीलिंग में भी माना जाता है। लिखाऊंगा नीचे आपको भी। तो अष्टाध्यायी में उत्तर पद अष्टाध्याय यह अकारांत है, और जो शब्द प्रचलित है हम उनको परिवर्तित नहीं करेंगे, यथा जो की जो उनको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए इकारांत यद्यपि स्त्रीलिंग है लेकिन फिर भी ये क्या माना जाएगा? द्विगु। अब इसका विग्रह क्या होगा? अष्टानाम अध्ययानाम सम, इसको कहते हैं अपवाद। जो शब्द प्रचलित है हम उनको किसी भी हालत में क्या नहीं कर सकते? परिवर्तित। अब आइए पंचवटी। क्या मैं रामायण में जाके चेंज कर दूं आज? ये गलत था वाल्मीकि पंचवटम, और मैं कर भी दूं तो मेरी मानेगा कौन? घर के आदमी नहीं मानते तो आप ही नहीं मान रहे हो, घर के तो दूसरे कहां से मानेंगे? तो मैं इसको परिवर्तित नहीं कर सकता। यदा कदा जो शब्द प्रसिद्ध है वहां पर द्विगु स्त्रीलिंग में भी माना जाता है, तो पंचवटी रामायण में चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या होगा? पंचानाम वटानाम समाहारः। अब क्या मैं इस पुराण में जाके त्रिलोकी को कह दूं? गलत है, मेरा मानेगा कौन? क्या भी दूं तो आपको उसको स्त्रीलिंग में ही स्वीकार करना पड़ेगा। त्रयाणाम लोकानाम समाहार। शताब्दी शतानाम अब्दानाम समा, ये वार्तिक।
वार्तिक किसने लिखा? कात्यायन ने। जब ये गलती पकड़ी, दिखता है ये गलतियां हैं, तो इसने नीचे एक वार्तिक लिखा कि अकारांत शब्द यदि उत्तर पद में है और जो शब्द प्रसिद्ध है वहां पर द्विगु को क्या मानिए? स्त्रीलिंग में भी मानिए। अब ये द्विगु कितने तरीके से हो गया देखिए। द्विगु पहली परिभाषा संख्या पूर्वक होगा तो नपुंसकलिंग में तो द्विगु है। कुछ शब्द जो प्रसिद्ध है वो स्त्रीलिंग में भी आते हैं, लेकिन यदि संख्यावाची नदी के साथ आ गया तो समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। समझ आ रही है? ये इसका अर्थ है। बाकी कल